हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको 2 4 10 वीडियोस दिखाने के बाद किसी तरीके के पेमेंट के लिए बोलने वाले हैं। यहां पर आप सारे क्लासेस के सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड पर आज हमारी कहानी आ पहुंची। इसका मतलब यह है कि इस चैप्टर से ये आखिरी लेक्चर होने वाला है। मतलब कहने का कि इस चैप्टर से इसके माइंड मैप को हमने देखा, एक ऐसा वीडियो जिसमें 1 घंटे के अंदर हमने इस पूरे चैप्टर को कवर किया, इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स को पकड़े, सब कुछ डिस्कस किया, हमने देखा जाना समझा कि कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैसे पढ़ें तो हमारा ये पेपर जो है वो आसानी से निकल सकता है। इसके बाद हमने इसके एमसीक्यूज को देखा, जहां पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे, 4 ऑप्शंस थे हमारे पास। हमने देखा कि किस तरीके से हम सही आंसर को टिक लगा सकते हैं। हमने वेरी शॉर्ट देखा, जहां पर हमने ये देखा कि वेरी शॉर्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन से निकाल करके दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, और हमारा आंसर देने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमें कितना लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। इसके बाद हमने शॉर्ट आंसर देखा। शॉर्ट आंसर में भी वही गेम कि कैसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे हमें आंसर देना है, सेम विथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और आज हम आ पहुंचे हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो बिना वक्त गवाए हम देखना चाह रहे हैं कि हमसे केस बेस्ड क्वेश्चन में कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए। याद रखना है हमें कि केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि एक छोटा सा केस हमें दिया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इसको हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो इसके पीछे क्या रीजन था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कौन कौन से बेहतरीन सवाल हैं एक एक करके हम नजर डालते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है, और पहला सवाल हमसे कहता क्या है, एक बार रीड करेंगे। पहले कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। मतलब कहने का कुछ ऐसा है कि एक पैराग्राफ हमें दे रखा है और इसके बाद हमें कुल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि इन 5 में से किन्हीं 4 का हमें जवाब देना है। लेकिन फिलहाल अभी हम यहां पर 4 की जगह पूरे 5 के 5 को आंसर करेंगे और देखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है हमें। तो पहले इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। पैराग्राफ हमसे कहता है कुछ ऐसा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बात की जा रही है डीएनए की। तो डीऑक्सी कार्बोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आई थिंक ये अगर माइंड मैप का अगर लेक्चर आपको याद है तो हमने देखा था कि सबसे पहले ही पॉइंट में हमने शुरुआत के ही समय में हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड बनाया था हमने एक चार्ट। एक तरफ हमने रखा था डीएनए को और एक तरफ रखा था आरएनए को, दैट इज एक तरफ है डीऑक्सी कार्बोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक तरफ है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर हमसे आगे कह रहा है कि फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। मतलब कहने का कि जो भी लिविंग सिस्टम है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पे, एक बैक्टीरिया को ले लो या तुम वायरस को ले सकते हो, प्रोटोजोआ को, इंसान को, पेड़ पक्षी, किसी को भी तुम ले सकते हो। मतलब अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो इन सब में डीएनए या फिर किसी किसी में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अधिकतम स्पेशीज में, अधिकतम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। वहीं फिर कहता है कि ऑल्दो आरएनए आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑर्गेनिज्म। और कहना है कुछ ऐसा भी कि किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि किन किन में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और वायरसेस में, अधिकतम वायरस में क्या होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हमें देखने को मिलता है। सो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था हमारे क्वेश्चन की तरफ से हमारे लिए। अब हमने इस पैराग्राफ को देख लिया, जान लिया, समझ लिया। मुद्दा यही है कि बस इसने बताया कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के हैं, एक है डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक है आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका कहना यह है कि यही पूरे लिविंग सिस्टम में यही दोनों हैं जो एज ए जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द लिविंग सिस्टम में जो है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, और वहीं कुछ में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। और वो कुछ में कौन कौन से आते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ, और मेजोरिटी ऑफ द वायरसेस जो हैं वो इसमें आ रहे होते हैं। ठीक है, डन इतना।
अब एक एक करके देखते हैं कि भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है और पहला सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा, एक नजर डालेंगे आज के इस बेहतरीन सवाल पे कि हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, कहने का मतलब है कुछ ऐसा कि यहां पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमें नाम दे रखे हैं, ठीक है ये, और कह रहा है फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब यहां पर हमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन में, किस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ई कोलाई लिखा है, तो ई कोलाई की बात करें अगर हम, तो ई कोलाई में तो भाई डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसके बाद है हमारे पास क्यूबी बैक्टीरियोफेज और टोबैको मोज़ेक वायरसेस। तो यहां पे क्यूबी बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है और टीएमवी जिसे हम टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं, ये भी एक वायरस है। तो अगर हमें ध्यान में है तो हमें पता होगा कि क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो या फिर वो टोबैको मोज़ेक वायरस, इन दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए। तो कहने का मतलब यह है कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑप्शन बी के पास भी है और ऑप्शन सी के पास भी है। तो इस हिसाब से होना चाहिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज बोथ बी एंड सी, इसको हो जाना चाहिए करेक्ट। तो कहने का मतलब है कि क्यूबी बैक्टीरियोफेज और टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं क्या हम सही हैं या गलत हैं। तो हमें पता चलता है बिल्कुल हम सही हैं। इसका मतलब यह है कि ई कोलाई में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, नो डाउट। क्यूबी बैक्टीरियोफेज और टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, नो डाउट। क्लियर है, इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, नोट आप कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, इसी सवाल से इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ के हमारे पास आ चुका है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट इज द रीजन, हमसे रीजन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू आरएनए। तो क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया है, साथ साथ ये क्वेश्चन हमें एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। इंफॉर्मेशन हमें यह दे रहा है कि जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल जब हम इसे कंपेयर करें विथ स्टेबल देन आरएनए, ठीक है। तो ये आरएनए से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर हम डीएनए की बात करें तो हमने देखा था एक जगह पर कुछ सॉरी ऐसा कि डीएनए 3 चीजों के मिलने से बना है। एक तो मना है ये फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास, एक है इसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर, तीसरी चीज है इसके पास दैट इज द नाइट्रोजनस बेस पेयर। अगर हम उस बेस पेयर की बात करें तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, 2 तरीके के थे। एक तरफ हमारे पास था प्यूरीन और एक तरफ सर हमें देखने को मिला था, अगर हमें याद है, दैट इज पायरामिडीन। प्यूरीन और पायरामिडीन 2 केस थे हमारे पास। अगर प्यूरीन की बात करें तो इसमें भी 2 केस था, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक तरफ था एडेनिन, एक तरफ था हमारे पास एडेनिन और दूसरा हमारे पास था दैट वाज ग्वानिन। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक सा है, याद होगा हमें। पायरामिडीन की बात करें तो हमारे पास एक तरफ था हमारे पास एडेनिन के लिए, यहां पर था हमारे पास थाइमीन, और साथ साथ यहां पर हमारे पास दूसरे नंबर पे था यहां पर हमारे पास साइटोसिन, ठीक है। एक चीज और यहां पर मौजूद थी नंबर 3, दैट वाज यूरासिल, ठीक है। यह कहानी थी, कुछ याद है। अगर हम बात करें तो हमें याद होगा कि एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। डीएनए को एक पर्टिकुलर, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ ये दोनों बना करके दे रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये यूरासिल का फिर क्या काम है यहां पे। तो ये यूरासिल एक्चुअली डीएनए में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है आरएनए में, ठीक है। और डीएनए में क्या सॉरी डीएनए में पाया जाता है क्या, तो थाइमीन। अब मुद्दा यह है कि डीएनए में यूरासिल के जगह पर है थाइमीन, और इसके बाद यही थाइमीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को। एक्चुअली ये थाइमीन क्या करता है, ये थाइमीन जो है वो इस डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एक एक करके अब हम ऑप्शंस को देखते हैं।
पहला ऑप्शन कहता है प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, कहने का मतलब है कि डीएनए के अंदर जो थाइमीन मौजूद है, ये थाइमीन डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है। फिर कहता है प्रेजेंस ऑफ यूरासिल, अब डीएनए के अंदर जो यूरासिल मौजूद है वो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। अब हमने यहां पे देखा कि यूरासिल तो आरएनए में मौजूद है, तो ये ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको पहले हम काट देंगे। फिर कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ओएच ग्रुप, ओएच ग्रुप जो मौजूद है इसके कारण हमें स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो ये भी बहुत ही गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो इसको थोड़ा सा स्टेबल बनाता है एज कंपेयर टू आरएनए, जस्ट बिकॉज कि आरएनए में एक ऑक्सीजन ज्यादा है और जिसके प्रेजेंस के कारण आरएनए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। बट अगर हम इस ऑप्शंस को देखें तो कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि यार दो ऑप्शन यहां पर हमें सही हैं, लेकिन हमें टिक करना होता है किसी एक को, तो एट दैट टाइम करना कुछ ऐसा होता है कि जो ऑप्शन ज्यादा सटीक और ज्यादा परफेक्ट बैठता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें उसे टिक करना होता है। हो सकता है कि दो ऑप्शंस यहां पर सही लग रहे हो, तो यहां पर अगर हम देखें तो प्रेजेंस ऑफ थाइमीन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट बैठ रहा है, तो इस हिसाब से हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे और ऑप्शन ए को हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। करते हैं एक बार इसे हम क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक में पता चलता है बिल्कुल ये थाइमीन के प्रेजेंस के कारण ये डीएनए जो है ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ की, उधर हमें क्या देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने वो क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ए मॉलिक्यूल मस्ट फुलफिल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। चलिए समझ गए क्वेश्चन को, नहीं समझे हम एक बार फिर समझते हैं। कहने का मतलब है कोई मॉलिक्यूल है, हो सकता है कोई मॉलिक्यूल ए है या फिर कोई मॉलिक्यूल बी है, कोई मॉलिक्यूल एक्स है या कोई मॉलिक्यूल जेड है या फिर कोई मॉलिक्यूल वाई है, कुछ भी, कोई मॉलिक्यूल्स, लिस्ट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता नहीं है कि एक्चुअली ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें तुम्हें एक मैं हिंट दे दूं कि इस 5 में से, चलो 5 को हटाते हैं, यहां पर कुछ ऐसा लिखते हैं कि यहां पर हम लिख देते हैं ए बी और एक्स वाई, ये हमारे पास 4 है और हमें और इस 4 में से क्या है कि कोई एक ऐसा है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है। इसके बाद हमने कहा कि तुम आइडेंटिफाई करो कि इस ए बी और एक्स वाई में कौन है जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तुम्हें इसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, ए के बारे में, तुम्हें बी के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता है, सेम तुम एक्स के बारे में भी जानते हो और तुम वाई के बारे में भी जानते हो, मतलब कि इन सबके केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी इन ए बी और एक्स वाई के सबके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तुम जान रहे हो। और अब तुमसे एक सवाल कर दिया गया है कि बताओ ए बी एक्स वाई में कौन है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क कर सकता है। तो फटाफट तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ऐसा होना था कि जब एक सेल है और इस सेल के अंदर कुछ तो जेनेटिक मटेरियल जीएम है, ये सेल जिस वक्त डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद ये सेल जब 2 डॉटर सेल्स में टूटेगा सर, इस दौरान इस दोनों सेल्स में भी कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। और हमेशा हमें यह मालूम है कि दोनों डॉटर सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल इस पेरेंट सेल में होगा, सेम मतलब उसी तरीके का सेम जेनेटिक मटेरियल दोनों डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब देखो क्या होता है, पेरेंट सेल के पास तो एक सिंगल जेनेटिक मटेरियल है। अब पेरेंट सेल करता क्या है कि अपने जेनेटिक मटेरियल का एक कॉपी बनाता है, ठीक है, कॉपी बनाता है, और इसी कॉपी करने के प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। पहला ऑप्शन कहता है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब ये रेप्लिकेशन में जा सके और अपने जैसा, कहने का मतलब है कि अपने ही जैसा एक कॉपी बना करके तैयार करे, ठीक है, तो वो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो क्या सर हम ऑप्शन ए को टिक कर दें? कर सकते हैं, लेकिन पहले हम दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अब देखो मुद्दा यह है कि एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट कहता है कि इसको स्टेबल रहना पड़ेगा। कैसे स्टेबल होगा? तो केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से स्टेबल होना होगा इसे। मतलब कि अगर इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप मौजूद है जिसके कारण ये स्टेबल नहीं है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है,
ये रेडियो एक्टिव है, तो वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करेगा। ये जेनेटिक मटेरियल पे काम तभी करेगा जब ये स्ट्रक्चरली स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है, तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो ऑप्शन बी भी हमें सही दिख रहा है, ए भी सही है। ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में भी जो अपने आप को एक्सप्रेस करे वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। यह ऑप्शन भी सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है, इसको हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। एक बार हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे अपने इस आंसर को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो समझ में आई चीजें क्या कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स को उसको एटलीस्ट फॉलो करना होता है टू बी ए जेनेटिक मटेरियल। तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, केमिकली और स्ट्रक्चरली वो स्टेबल हो, मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो भी है उस रूप में वो एक्सप्रेस कर सके। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ की। उधर हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन रीजन कहने का मतलब यह है कि हमें दो स्टेटमेंट दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट होता है असर्शन नाम से और दूसरा स्टेटमेंट को रीजन कहा जाता है। इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 चार ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। असर्शन में एक स्टेटमेंट लिखा होता है और एक स्टेटमेंट लिखा होता है रीजन में। अगर इस असर्शन में लिखा हुआ स्टेटमेंट सही है और रीजन में लिखा हुआ स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो हम ऑप्शन ए को टिक करते हैं। अगर असर्शन में लिखा स्टेटमेंट सही है और रीजन में लिखा स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम ऑप्शन बी को टिक करते हैं। अगर असर्शन में लिखा स्टेटमेंट सही है और रीजन में लिखा स्टेटमेंट गलत है, तब हम ऑप्शन सी को टिक करते हैं। और अगर असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स अगर गलत हैं, तब हम ऑप्शन डी को टिक करते हैं। समझ गए? असर्शन रीजन जब एम्स अपना एग्जाम लेता था पहले फॉर द एमबीबीएस कोर्स, तो असर्शन रीजन उसका काफी ज्यादा फेवरेट पार्ट हुआ करता था। तो अब जो नीट का भी एग्जाम होता है उसमें भी असर्शन रीजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम असर्शन और रीजन की प्रैक्टिस कर रखा है हमने पहले से, तो हमारे लिए चीजों को समझना ज्यादा बेटर हो जाता है, ज्यादा आसान हो जाता है। तो देखते हैं कि हमसे बोल क्या रहा है। तो असर्शन में हमसे कहता है कि आरएनए इज लायबल एंड इजिली डिग्रेडेबल। तो आरएनए जो है वो ज्यादा लायबल है और इजिली डिग्रेडेबल है, इसका ये कहना है। तो अगर जब इसे हम डीएनए से कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आरएनए जो है वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? आरएनए खुद कह रहा है कि मेरा फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए कहता है मेरा है डीऑक्सी। कहने का मतलब है कि अगर हम एक तरफ डीएनए को रख दें और दूसरे तरफ अगर हम आरएनए को रख दें, तो हमें पता चलता है कि इसमें एक ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है और इसमें वो ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और ये जो है वो रिएक्टिव जो है वो नहीं हो पाता है, ये हो जाता है। तो अब अब रीजन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए द OH, द 2' ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज ए रिएक्टिव ग्रुप। डीएनए में क्या हुआ था कि ये ऑक्सीजन जो था ये वाला ये गायब हो चुका, यहां पर वो प्रेजेंट है। अब यहां पर वो प्रेजेंट है, हर एक न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है, तो वो उसको रिएक्टिव बना रहा है एंड दैट इज व्हाई ये उतना क्या है कि उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो ऑप्शन ए तो भाई सही है, मतलब असर्शन तो सही है। रीजन भी कहीं हद तक असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। रीजन जो कह रहा है वो भी असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि हाँ ऐसा है तो ये ऐसा है। कहने का मतलब है कि इसके प्रेजेंस के कारण ये जो है वो रिएक्टिव हो गया और इसके रिएक्टिविटी के कारण ये जो है वो इजिली डिग्रेडेबल है। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
असर्शन रीजन में ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए को सही हो जाना चाहिए। एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं इसको, तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ की। उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है? उधर हमसे पूछा जा रहा है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, मतलब जो भी ब्लैंक है यहां पर उसको फिल करना है। कह रहा है कि pyrimidines present in DNA are 1 and 2 while pyrimidines present in RNA are 3 and 4। ओके, तो एक तरफ तो हमने देखा था दैट वाज द केस ऑफ प्यूरिन, तो प्यूरिन को हम छोड़ते हैं फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है दैट इज अबाउट पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन का केस है। पायरिमिडीन थे हमारे पास 3, 1, 2, 3। ठीक है, एक था हमारे पास थाइमीन। ठीक है, एक था हमारे पास थाइमीन, एक था हमारे पास साइटोसिन, एक था हमारे पास क्या साइटोसिन, और एक था हमारे पास सर यूरासिल। ठीक है, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए के अंदर जो है वो हमें थाइमीन भी देखने को मिल रहा था और साइटोसिन भी देखने को मिल रहा था। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर जो है थाइमीन ना था, यहां था यूरासिल और साइटोसिन। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए में भर दो एडेनिन, तो कहने का मतलब है कि ए में तो एक जगह हम भर सकते हैं, ए में क्या है एक जगह हम भर सकते हैं दैट इज टी थाइमीन, और एक जगह हम भर सकते हैं सी दैट इज साइटोसिन। 3 ऑप्शन में हम भर सकते हैं एक तरफ यूरासिल और एक तरफ हम भर सकते हैं साइटोसिन। ठीक है, तो ए में अगर एडेनिन लिखा है और बी में लिखा दूसरे में ग्वानिन, तो ये वाला ऑप्शन तो सर ऐसे भी गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एडेनिन की बात आ गई तो एडेनिन प्यूरिन का हिस्सा है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ पायरामिडीन, और सवाल में हमसे पायरामिडीन बोला जा रहा है, तो ये एडेनिन प्यूरिन का हिस्सा है, तो हमने इसे क्रॉस कर दिया। ऑप्शन नंबर बी जो है कहता है साइटोसिन, तो 2 को साइटोसिन कर दो या 1 को साइटोसिन कर दो, बात एक ही है, तो साइटोसिन है। चलिए हमने मान लिया। ऑप्शन बी थाइमीन, मतलब एक थाइमीन है और एक साइटोसिन है, चलिए सही लग रहा है। 3 में कह रहा है कि साइटोसिन और यूरासिल, 4 में मतलब या तो यूसी कर लो या सीयू कर लो, बात एक ही है। तो आरएनए में एक साइटोसिन और एक यूरासिल है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये सही हमें दिख रहा है। ऑप्शन सी की बात करें तो साइटोसिन सही है, लेकिन यूरासिल कह रहा है इन 2 और 2 है दैट इज डीएनए, तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें कह रहा है अगेन 2 में यूरासिल, तो वो नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये चीज हमें बता रहा है इधर से। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे कि बी हमारा सही है या नहीं। हमने कहा है कि बी जो है वो सही है, क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक में पता चलता है कि यस ऑफ कोर्स हमारा बी जो है ऑप्शन ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमने किया अपने इस 5 सवाल को कंप्लीट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे हमें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे, हमने इसका आंसर किया। इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ की एक्चुअली हमसे उधर क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब इस पहले क्वेश्चन के अंदर जो 5 क्वेश्चन थे हमने उसको कर लिया। अब हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ, और फिर से हमसे कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। 4 को आंसर करना है। 1 से 5 तक का ये 1 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 5 क्वेश्चन पूछे गए। कहता है कि 4 का आप जवाब दे देना, लेकिन हम देंगे पूरे किसका 5 को। पढ़ते हैं क्या हमसे बोल रहा है, तो कहता है कि इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब वैसे सेल्स, वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियस जो हैं वो वेल डेवलप नहीं है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर वॉल एब्सेंट है, उनका जेनेटिक मटेरियल आज भी साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट की बात की जाए तो डीएनए इज सर्कुलर एंड प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म। तो वही कह रहा है कि इनका जो डीएनए है दैट इज सर्कुलर डीएनए,
और साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है। बट इन यूकैरियोट्स, अगर यूकैरियोट की बात की जाए तो डीएनए जो है वो लीनियर है, मेनली कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर वो कन्फाइंड रहता है। डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से वो डीएनए बना है। 1953 की बात है, इन 1953 द फर्स्ट करेक्ट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वर्कड आउट बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन और विल्किंस के ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा पर भी उनने काम किया, और उसके बाद इन्होंने फाइनली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। कह रहा है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स, तीन चीजों के मिलने से बना है। कहता है एक फॉस्फेट ग्रुप है यहां पर, बिल्कुल है, हम जान रहे हैं। फिर एक है डीऑक्सीराइबोज शुगर है यहां पे, जो एक तरीके का पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन के प्रेजेंस के कारण ये शुगर बना है। फिर एक नाइट्रोजनस बेस यहां पर मौजूद है, नाइट्रोजनस बेस के साथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, तो यहां पर ये मौजूद है। फिर कह रहा है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए आर, तो डीएनए के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स की बात की जा रही है, दैट इज द बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए। तो इतने सारे फॉर्म्स होते हैं डीएनए के। एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्वेश्चन की तरफ से ये रहा, ठीक है। समझ गए हमसे क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है? बेसिकली एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज की प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है दैट इज सर्कुलर और साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है। यूकैरियोट्स में जो डीएनए है दैट इज लीनियर है और वो कन्फाइंड होता है न्यूक्लियस तक। इसके बाद हमसे कह रहा है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, 1953 में ये काम हुआ था। वॉटसन ने एक्चुअली क्या कहता है, फ्रैंकलिन और रोजालैंड का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट था इसके ऊपर काम किया था, और काम करने के बाद ये मॉडल इन्होंने दिया था। साथ साथ कहता है कि डीएनए में 3 चीजें हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, साथ साथ एक नाइट्रोजनस बेस है। राइबोज शुगर का मतलब कि 5 कार्बन के मिलने से बना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो डीएनए के हैं, दैट इज द बी डीएनए है, जेड डीएनए है, ए डीएनए है, सी डीएनए है और डी डीएनए है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की तरफ से हमारे लिए ये रहा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि हमसे इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो पहले आप इसको भी नोट कर सकते हो, ये आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन है, फिर एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि नेम द लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर इन डीएनए। अब कहने का मतलब यह है कि डीएनए जो है वो इन 3 चीजों के मिलने से बना है। 3 चीज में एक हमारे पास नाइट्रोजन का बेस है, दूसरा पेंटोज शुगर है और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है। मतलब ये तीनों जो है वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो जुड़ते हैं तो किसी ना किसी बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। सेम कहानी है बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, ये दोनों भी आपस में जुड़े हैं तो किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे, और उस बॉन्ड का नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो उस बॉन्ड को क्या हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं, क्या हम उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, या फिर उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं, या फिर जिस भी नाम से जानते हैं वो ऑप्शन यहां दिया हुआ नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन। तो सिंपल सी बात है कि जो नाइट्रोजन बेस जो बॉन्ड बनाता है विथ पेंटोज शुगर, इस बॉन्ड को जो है हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको आप क्या करोगे, नोट, इसको भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट, बट बिफोर दैट हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल हम सही है, हमारा ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, इसको भी आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं इसी से इसके दूसरे सवाल पे कि हमसे उधर क्या पूछा गया है, ठीक है। हम आ जाते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल हमारे पास से कहता है कि द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय। तो अभी अभी हमने देखा था जब हमारे पास इसी क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास लंबा चौड़ा पैराग्राफ आया था, दैट इज इन 1953, वॉटसन एंड क्रिक ने ये हमें मॉडल दिया था डबल हेलिक्स का। तो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो भाई जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो था डीएनए का वो दिया गया था हमारे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्या ऑप्शन बी सी डी का कुछ रोल है? तो हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट एक अलग चीज था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट अलग चीज था। ये जो नीचे है ये दोनों है, दैट वाज द पार्ट ऑफ सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जहां पर सर्च किया जा रहा था कि भाई एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है क्या, दैट इज डीएनए है कि आरएनए है या प्रोटीन है, इनमें से कौन सा एज अ जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो इनकी कहानी कुछ अलग थी। चारगाफ की बात की जाए तो चारगाफ साहब का योगदान जरूर था डबल हेलिकल मॉडल में। उन्होंने बताया था कि जितना एडेनिन है उतना ही थाइमीन को होना होगा, और ये एडेनिन थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन को होना होगा, इन दोनों के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो इनका योगदान था जरूर, लेकिन जो मॉडल पेश किया गया था फाइनलाइज करके, दैट वाज फ्रॉम जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक करते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तीसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है, और तीसरा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि द डबल चेन ऑफ बी डीएनए का डबल चेन है इज क्वाइल्ड इन ए हेलिकल फैशन। तो हेलिकल फैशन में है वो जुड़ा हुआ, ठीक है, हेलिकल फैशन में जुड़ा हुआ है। दैट इज कि हम जान रहे हैं कि डीएनए को अगर हम रफ डायग्राम बनाते हैं तो हम कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है, दिस इज डीएनए। यहां पर 3-4 जरूर खींच रहा हूं, लेकिन एक्चुअली यहां पर ये 10 बेस पेयर्स टोटल यहां पर पाए जाते हैं। डीएनए को एक्चुअली अगर हम बनाएं तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, एक्चुअली डीएनए का कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। सॉरी, इसको थोड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये हमने उठाया, ठीक है, ऐसे करके यहां पर हम ठीक है, ऐसे हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे 3' का नाम दें और इस वाले को अगर हम 5' का नाम दें तो इस हिसाब से ये वाला जो है ये हो जाएगा हमारा 5' और ये वाला जो है ये हो जाएगा हमारा 3'। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कह रहा है कि डबल चेन ऑफ बी डीएनए स्क्वायर्ड इन ए हेलिकल फैशन, द स्पाइरल ट्विस्टिंग ऑफ बी डीएनए ड्यूप्लेक्स प्रोड्यूसेस। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन पर है कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट, मेजर एंड माइनर ग्रुप्स, अपर एंड लोअर साइड एंड लीनियर एंड सर्कुलर पार्ट। तो बी डीएनए को क्वाइल किया गया है हेलिकल फैशन में, कुछ इस तरीके से क्वाइल कर दिया गया है। अब हमसे बोल रहा है कि स्पाइरल ट्विस्टिंग जो है बी डीएनए का ड्यूप्लेक्स का वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो हमें एक चीज यहां नोटिस करनी होगी कि अगर हम सॉरी फॉर दिस, अगर हम एक जनरल डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता कुछ ऐसा। यहां पर हमें दिख रहा होगा कि जो लेंथ यहां है वही लेंथ यहां है, यही है यही है यहां पर, लेकिन तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये जो लेंथ है इतने दूर का ये कुछ कम है, वही यहां पर हमें कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग एक्चुअली इस चीज को हम लोग माइनर ग्रूव के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इस वाले को जो है हम इस वाले को हम लोग मेजर ग्रूव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि जब बी डीएनए की कॉइलिंग की गई है हेलिकल फैशन में तो हमें माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो मेजर एंड माइनर ग्रुप्स हमें देखने को मिल रहा है, ये चीज हमें बता रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस हिसाब से ये जो बी ऑप्शन है ये हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऐसी कोई चीज नहीं होती कि लेफ्ट डीएनए है, राइट पार्ट ऑफ द डीएनए है, या फिर अपर पार्ट ऑफ द डीएनए है, लोअर पार्ट ऑफ द डीएनए है, लीनियर है, सर्कुलर पार्ट, दिस इज नॉट। हमारा जो सही चीज है दिस इज की मेजर एंड माइनर ग्रुप्स हमें देखने को यहां पे मिल जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी को हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक करने में भी हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, डायग्राम बना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है।
अगला सवाल हमारे पास वापस आ चुका है, दैट इज असर्शन रीजन टाइप में हमने डिस्कस कर लिया कि असर्शन रीजन को हम लोग आंसर किस तरीके से करते हैं। असर्शन को पढ़ते हैं पहले। तो कह रहा है असर्शन की द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स हैव यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कह रहा है कि बिल्कुल अगर हम बात करें, अगर हम डीएनए की अगर हम इस तरीके से अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश और ये जो लेंथ है बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ये हमेशा इक्वल होता है। मतलब कि अगर हम इसके स्पाइरलिंग को खोल दें, अगर इसको खोल दें तो हमें, अगर हम इसे इस तरीके से अगर सजा दें 3 डैश टू 5 डैश एंड 3 डैश टू 5 डैश, अगर हम इस तरीके से बता दें तो जो लेंथ x इधर है वही लेंथ यहां पर भी x देखने को मिलेगा और वही लेंथ यहां पर x देखने को मिलेगा। मतलब कि यूनिफॉर्म लेंथ है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। कह रहा है कि द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स हैव द यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में डिस्टेंस यूनिफॉर्म है। और ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हैं कि यहां पर क्या होता है, एडेनिन जो है ये डबल बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ सर, और यहां पर जो ग्वानिन है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना दो 10। अगर यहां पे A है, T है, G है, C है, A है, T है, G है, C है, A है, T है, तो ऑलवेज A के साथ T पेयर करेगा, T के साथ A पेयर करेगा, G के साथ C, C के साथ G, A के साथ T एंड T के साथ A, सेम विद G के साथ C आ जाएगा, C के जगह पे G आ जाएगा, A की जगह पे थाइमीन एंड थाइमीन के जगह पे एडेनिन। तो इस तरीके से चीजें पलट जाएंगी और इस कारण से क्या होता है कि पूरे डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है उसमें यूनिफॉर्म लेंथ देखने को मिलता है। डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द स्ट्रैंड्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द डीएनए। अब रीजन हमसे कहता है कि ए लार्जर साइज्ड प्यूरिन ऑलवेज पेयर्ड विद अपोजिट टू ए स्मॉल साइज्ड पायरामिडीन। ओके फाइन, तो ये दोनों जो थे ये दोनों इज अ पार्ट ऑफ प्यूरिन, ये चीज हम जानते हैं। और एक्चुअली थाइमीन एंड साइटोसिन जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ पायरिमिडीन, ये भी हम जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि बॉन्डिंग हो रही है और इसके वजह से क्या है कि डीएनए का जो लेंथ है, दोनों डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच का जो लेंथ है वो पूरे थ्रू आउट द डीएनए वो यूनिफॉर्म रहता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसका यूनिफॉर्म लेंथ होने का रीजन भी है और रीजन में भी कुछ सही स्टेटमेंट दिया है। मतलब रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इसके बाद हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक में हमें दिखता है कि बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए। बी डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है तो एक तरफ लिखता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और दूसरी तरफ लिखता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स। ठीक है, पहली तो चीज है कि हम जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक तरफ हम लिखते हैं 3 डैश और इसके निचले भाग में लिखते हैं हम 5 डैश, एक तरफ लिखते हैं 5 डैश और इसका जो अपोजिट एंड होता है दैट इज 3 डैश। ठीक है, इसके एक हेलिक्स की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल कितने हैं, 10 यहां पर हमें बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर्स हैं। इसके अंदर भी 10 बेस पेयर्स देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी 10, इसके अंदर भी 10। मुद्दा यह है कि एक तरफ हमें 3 डैश से एक जो दो स्ट्रैंड से जो डीएनए की एक स्ट्रैंड हमें 3 डैश से 5 डैश की ओर जाता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 5 डैश से 3 डैश की ओर जाता है। इसका कहने का मतलब है कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं दैट इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स क्या है, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। एक छोटा से स्ट्रक्चर की बात की जा रही है अबाउट द डीएनए एंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात की जाए तो क्या ये पैरेलल है
तो ना ना ना, ये पैरेलल नहीं है, ये तो एंटी पैरेलल है। तो ये दो पैरेलल वाले ऑप्शंस को हम पहले काट देते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। दो ऑप्शन है, एक है ऑप्शन बी एंटी पैरेलल, ऑप्शन डी एंटी पैरेलल। अब हम बात कर लेते हैं बेस पेयर्स की, जो एक हेलिक्स में कितना है। एक ऑप्शन कहता है 10 है और एक ऑप्शन कहता है 20 है। यहां हमने देखा है कि भाई 10 होता है, तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये 20 वाला गलत हो जाएगा और ये 10 और एंटी पैरेलल सही है। मतलब यहां से जो इनका कहना है ये हमें बिल्कुल ही फिट और एक्यूरेट दिख रहा है। तो ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे और कहेंगे कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि एक्चुअली 3 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करके। तीसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली हमसे कहता है कुछ ऐसा, फिर वही चीज है कि इस पैराग्राफ को रीड करना है। रीड करने के बाद हमारे पास 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें कह रहा है कि 4 का आंसर कर देना है, लेकिन हम फिर क्या करेंगे, 5 को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 5 को एक्सप्लेन कर लेंगे हम। कह रहा है कि ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। कहने का मतलब ये है कि हमने देखा था, सेंट्रल डॉगमा हमें क्लियर बताता है कि डीएनए जो है वो डीएनए से जब वापस से डीएनए बनता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए इज द रेप्लिकेशन। डीएनए से कहानी आगे बढ़ी टुवर्ड्स एमआरएनए एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअली दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब कहानी आगे बढ़ती है टुवर्ड्स प्रोटीन, तो दिस इज ट्रांसलेशन, ठीक है। दिस इज ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने के लिए कुछ चीजों का होना बेहद जरूरी है, दैट इज नंबर 1 इज अमाइनो एसिड। क्योंकि अमाइनो एसिड जो होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो जाकर के वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बनने के लिए एक और चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज द राइबोसोम। क्योंकि यही वो जगह है जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। किचन है, जिस किचन में अमाइनो एसिड नाम की चीजें डाली गई और प्रोटीन बनाया गया। तो सिंपली ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पॉलीमराइजेशन होता है अमाइनो एसिड्स का और पॉलीपेप्टाइड बनाया जाता है। The order and the sequence of amino acids are defined by the sequence basis in the mRNA. और जो भी mRNA का जो भी सीक्वेंस होता है फ्रॉम दिस 3' से लेकर के 5' अगर ये है, जो भी सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, इसी सीक्वेंस जो भी सीक्वेंस है इस mRNA का, उसी सीक्वेंस में इसी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जो है वो आते हैं, जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। The amino acids are joined by a bond called peptide bond. अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है। और राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और ये राइबोसोम जो है दिस इज द साइट जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। एक जनरल इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्वेश्चन की तरफ से हमारे लिए ये रहा जनरल इंफॉर्मेशन। इसके बाद ये हमसे करेगा कुछ क्वेश्चंस हमसे ये पूछेगा और आंसर की डिमांड करेगा। तो हम देखते हैं कि एक एक करके कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि which chain is essential for association of both units of ribosome at the time of protein formation। तो both units of ribosome कहने का क्या मतलब है आपका। तो हम जानते हैं कि अभी अभी हमने देखा यहां पर कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये वो जगह है जहां पर प्रोटीन बनेगा। हम जानते हैं राइबोसोम की कहानी कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स कह लो उसको, ठीक है। एक होता है स्मॉलर और एक होता है लार्जर, ठीक है, स्मॉलर और लार्जर। तो ये इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। जब स्टार्टिंग होता है ट्रांसलेशन का, तो सबसे पहले ये जो स्मॉलर यूनिट है और ये लार्जर यूनिट है, तो पहले ये आकर के जुड़ता है, स्मॉलर यूनिट ये वाला पहले ये जुड़ता है, फिर ये जुड़ता है, ऐसी कोई चीजें होती हैं। फिर कह रहा है कि एसेंशियल फॉर एसोसिएशन ऑफ बोथ यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, तो दोनों राइबोसोम का यूनिट आकर के जुड़ जाए प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। इसमें कौन सा आयन अपना रोल प्ले करता है, क्या इसमें Mn2+ अपना रोल प्ले करता है, हेल्प करता है, या Mg2+ करता है, या Cl- करता है, या Ca2+ अपना रोल प्ले करता है। तो इन राइबोसोम के सब यूनिट्स के एसोसिएशन में जो आयन अपना रोल प्ले करता है दैट इज Mn2+।
दैट इज Mn2+। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा Mn2+, ऑप्शन नंबर ए। क्रॉस चेक करें क्या? क्रॉस चेक करते हैं, बिल्कुल क्रॉस चेक में हमें पता चल रहा है कि Mn2+ जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये Mn2+ जो है ये राइबोसोम की सब यूनिट्स को जोड़ने में मदद करता है। इसको भी हम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, दूसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है। दूसरा सवाल कहता है हमसे कुछ ऐसा कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन का समय चल रहा है, हाउ मेनी इनिशिएशन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन यूकैरियोट्स फॉर द इनिशिएशन रीजन। कह रहा है कि ट्रांसलेशन के समय कितने सारे इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है यूकैरियोट्स में, मतलब हम लोग जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, फॉर इनिशिएशन रिएक्शन में कितने सारे इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यूकैरियोट्स में जनरली जब इनिशिएशन फैक्टर्स जो है ना, दैट इज द टोटल 9 इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। हमारा ऑप्शन भी कहता है कि ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। तो एक्चुअली 9 इनिशिएशन रिएक्शंस के लिए 9 इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत आ पड़ती है यूकैरियोट्स के अंदर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो इस हिसाब से इसका आंसर तो सीधा सीधा यहां दिख रहा है हमें कि 9 ये हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है इसके लिए। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल हमसे कहता है कि विच पार्ट ऑफ एमआरएनए कंटेन्स अनट्रांसलेटेड रीजंस। ओके, तो एमआरएनए क्या है, इसमें ट्रांसलेशन होना है और फिर प्रोटीन बनना है। तो एमआरएनए का कोई सा तो हिस्सा होता है जो जिसे यहां पर यूटीआर कहते हैं। कहने का मतलब है कि अनट्रांसलेटेड रीजंस। फॉर एग्जांपल दिस इज एमआरएनए, एक तरफ है हमारे पास 5' एंड, एक तरफ है हमारे पास 3' एंड। यहां पर इस तरीके से इसका ये पार्ट है। ठीक है, यहां पर लगा है राइबोसोम का छोटा सब यूनिट, यहां लगा है बड़ा सब यूनिट। ठीक है, ऐसे इधर से कहानी जुड़ते जा रही है और फिर इधर से ऐसे जाता जा रहा है कहानी। ठीक है, अब कह रहा है कि एमआरएनए का कौन सा पार्ट जो तुमको दिख रहा है दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन, जो तुम्हें अनट्रांसलेटेड दिख रहा है। ट्रांसलेशन यहां से हो रहा है बीच वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में नहीं हो रहा है, इस वाले हिस्से में भी नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों एंड पे नहीं हो रहे हैं, बीच में हो रहा है। एंड दोनों जिसको कहते हैं दोनों एंड पे नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5' एंड पे नहीं हो रहा है, 3' एंड पे नहीं हो रहा है। तो पहला कह रहा है कि 3' एंड सही ऑप्शन दिख रहा है कि 3' एंड पे नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 5' एंड पे नहीं हो रहा है, दूसरा ऑप्शन भी सही लग रहा है। मतलब सी कहता है कि आइदर 3 और 5, या तो 3 या तो 5, तो दोनों पे हो रहा है। फिर यह कहता है कि बोथ 5' एंड 3' एंड। तो इसके लिए फिर हम इसको काट देंगे, इसको काट देंगे और इसको कर देंगे सही, क्योंकि हमें बता रहा है कि दोनों एंड पे यहां पर ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो एक बार हम क्रॉस चेक भी करेंगे, इस चीज को क्रॉस चेक करेंगे तो हमें समझ में आया कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ की उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका, कहता है कि नेम द एंजाइम दैट हेल्प्स इन कंबाइनिंग अमाइनो एसिड टू इट्स पार्टिकुलर आरएनए। अब यहां पर क्या है कि उस एंजाइम का नाम बताना है जो हेल्प करता है अमाइनो एसिड्स को उसके पर्टिकुलर आरएनए के साथ कंबाइन करने में। ठीक है, तो यहां पर जो है ना दो एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं। एक तो एक्टिवेटिंग एंजाइम यहां पर अपना रोल प्ले करता है और दूसरा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये भी अपना रोल प्ले करता है। तो ये एक्टिवेटिंग एंजाइम और ये दोनों मिलकर के इस काम को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए और बी दोनों को सही हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी बोथ ऑप्शन ए एंड बी जो है ये करेक्ट है, ये बता रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक में भी हमें बता रहा है कि बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, पांचवां सवाल हमारे सामने आ चुका है इसी क्वेश्चन से, और पांचवां सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा
कि फ्रॉम द गिवन लिस्ट, यहां पर कुछ लिस्ट दिए हुए हमें और कह रहा है कि सेलेक्ट द ट्रांसलेशन मशीनरी। मतलब कहने का है कुछ ऐसा कि ट्रांसलेशन मशीनरीज के बारे में हमें बताना है कि इसमें से एमआरएनए है, राइबोसोम है, अमाइनो एसिड है, टीआरएनएज है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है और पायरोफॉस्फेटेज है। तो इन सब में से जो ट्रांसलेशन मशीनरीज का कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास होंगे 4 ऑप्शन, ये रहे इसे कुछ ऑप्शंस, तो ऐसे करके हमें ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसमें से पहले हम इसमें से डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें से ट्रांसलेशन मशीनरीज कौन है। तो ट्रांसलेशन में एमआरएनए का रोल सामने आता है, बिल्कुल सामने आता है, एमआरएनए से ही तो आगे प्रोटीन बनना है। राइबोसोम का रोल सामने आता है बिल्कुल, क्योंकि वही वो जगह है जहां पर प्रोटीन को बनना है। राइबोसोम इज साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड वो चीजें हैं जिनसे मिलकर के बनना है प्रोटीन को। टीआरएनए का भी होना जरूरी है, साथ साथ यहां पर अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का भी होना जरूरी है, एंजाइम से यहां पर अपना रोल प्ले करेगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि 1 जो है, साथ साथ 2 भी है, साथ साथ 3 भी है, साथ साथ 4 भी है, साथ साथ 6 भी है। तो ये सभी जो है एज अ ट्रांसलेशन मशीनरी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं, तो पहला ऑप्शन कहता है 1 2 3 4 एंड 6। हमने देखा है 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर दूसरा कहता है 1 2 3 4 एंड 5, 6 के जगह 5 कर दिया, कर दो इसको गलत। 1 2 3 4 5 6, पूरा 1 से लेकर 6 तक चला गया, 5 तो नहीं था। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये वाला भी हो जाएगा गलत। इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए क्रॉस चेक में समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास आ चुका है हमारा चौथा सवाल, और चौथा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा। पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन, मतलब फिर से 4 का बात की जा रहा है, हम पूरे 5 का आंसर करेंगे। कहता है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से एमआरएनए की तरफ कहानी बढ़ रही थी, हमने उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया था। इट इज मेडिएटेड बाई आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का यहां पर काम आता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोसेस ऑफ एंड प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कौन? तो आरएनए पॉलीमरेज ये बहुत बड़ा रोल देता है। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि वहीं पर डीएनए मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर ही ना डीएनए मौजूद है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोट की बात की जाए तो भले ही उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, लेकिन यूकैरियोट में उसके प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है वो चीज, तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड्स इज कॉपीड इनटू आरएनए। कह रहा है कि एक सेगमेंट का, एक डीएनए का एक सेगमेंट और एक ही स्ट्रैंड जो है वो कॉपी किया जाता है। हमने कुछ ऐसा डायग्राम देखा था, एक हमारे पास था कोडिंग स्ट्रैंड और एक हमारे पास नॉन कोडिंग स्ट्रैंड था। ठीक है, एक्चुअली कोडिंग स्ट्रैंड इसका नाम था, जस्ट फिर भी ये कोड नहीं कर रहा था, कोड तो ये हमारा अपोजिट वाला ही कर रहा था। एक तरफ था हमारे पास प्रमोटर एंड और एक तरफ था हमारे पास टेंट। तो इस तरीके से कहानी थी। ऊपर वाला जो स्ट्रैंड था वो पार्टिसिपेट कर रहा था। दिस इज द सिंपल इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ के हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सर आगे हम बढ़ के देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट आर रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन ए डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल है, अब उसमें जो है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या क्या है। सॉरी, प्रमोटर, बिल्कुल प्रमोटर है। स्ट्रक्चरल जीन मौजूद है यहां पर ऊपर वाला, तो हां स्ट्रक्चरल जीन भी मौजूद है। टर्मिनेटर भी मौजूद है, यहां डायग्राम बता रहा है तो टर्मिनेटर भी मौजूद है।
तो इसका मतलब है कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसको हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डायग्राम जो हमने बनाया यहां पे, ये डायग्राम हमें बता रहा है कि ये तीनों के तीनों जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी को हम करते हैं टिक। करते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में पता चलता है कि बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट कर सकते हो विद दिस डायग्राम, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है कि मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स आर फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम सिस्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमने देखा था कि सिस्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो केसेस थे। एक हमारे पास केस था दैट वाज दी मोनोसिस्ट्रोनिक का, और एक तरफ था हमारे पास पॉलीसिस्ट्रोनिक का। ठीक है, मोनोसिस्ट्रोनिक का जो केस था हमें ये देखने को मिल रहा था यूकैरियोट्स में, और साथ साथ ये वाला जो केस था हमें देखने को मिल रहा था प्रोकैरियोट्स में, मतलब प्रिमिटिव सेल्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन की कहानी है। तो मोनोस्ट्रक्चरल जीन की कहानी है वो किस में पाया जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पाया जाना चाहिए हमारे यूकैरियोट्स में। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। एक बार कर लेते हैं इसको हम क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक में हमें पता चलता है कि बिल्कुल यूकैरियोट्स जो हैं उसमें ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है और तीसरा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि विच एंजाइम हेल्प्स इन टेलिंग और पॉलीएडिनाइलेशन। मतलब पॉलीएडिनाइलेशन जिसको हम टेलिंग भी कहते हैं, इसमें मतलब कौन सा एंजाइम अपना रोल प्ले करता है। हमने देखा कई बार, क्या इसमें पॉलीमरेज रोल प्ले करता है, या फिर एक्सोन्यूक्लियेजेस अपना रोल प्ले करता है, या फिर आरएनए पॉलीमरेज 1 या आरएनए पॉलीमरेज 2। तो टेलिंग में भाई पॉलीमरेज जो है ये एंजाइम जो है ये अपना हेल्प करता है, ये रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन बी जो है ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो ऑप्शन ए को हम करेंगे टिक। एक बार इसको हम कर लेते हैं क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास एसर्शन और रीजन टाइप में। हम जान रहे हैं कि अगर दोनों करेक्ट हैं और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन तो हम ए को टिक करेंगे। अगर दोनों सही हैं लेकिन दोनों के बीच में किसी तरीके का रिलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब रीजन इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एसर्शन सही है, रीजन गलत है तो सी को टिक करेंगे, और दोनों गलत है तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक एक करके देखते हैं। पहले कह रहा है कि ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। तो कह रहा है कि ये सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट्स में, सिंथेसिस ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। तो एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, वो हर तरीके के आरएनए का सिंथेसिस करवाता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। रीजन इसका ये है कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज हैज सिग्मा फैक्टर। तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके पास सिग्मा फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है, सही है। लेकिन क्या ये इस कारण से ही ये हर तरीके के आरएनए का सिंथेसिस करवा देता है? तो ये कहीं से मतलब इस स्टेटमेंट का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए हम करेंगे ऑप्शन बी को टिक, कि दोनों सही लग रहे हैं लेकिन मुद्दा यह है कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है। करते हैं इसको क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हाँ ऐसा ही है, कुछ बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन हम कहें कि दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, तो वो चीज नहीं बैठ रहा, तो दैट इज वाई हम बी को करेंगे टिक। ठीक है, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, पांचवा सवाल हमारे सामने आ चुका है और पांचवा सवाल में कह रहा है कि रीड द गिवन लिस्ट ऑफ मटेरियल। सारे मटेरियल, कुछ मटेरियल्स के नाम दे रखे हैं, इनको रीड करते हैं। तो रीड करो भाई, करो। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए टेम्पलेट, आरएनए प्राइमर्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स,
4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट और एक है डाइवेलेंट मेटल आयन Mg2 एज ए कोफैक्टर। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द अबव गिवन मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि इसमें से एक्चुअली बोल रहा है हमसे ट्रांसक्रिप्शन में, तो ट्रांसक्रिप्शन में जो है ये कौन कौन से इसमें से मौजूद, ये 6 चीज दे रखा है, इसमें से ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से मटेरियल जो है वो यूज में आते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या ट्रांसक्रिप्शन में यूज आता है? तो बिल्कुल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में यूज आता है। डीएनए टेम्पलेट के बिना क्या हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन? तो नहीं हो सकता, तो डीएनए टेम्पलेट भी होगा इसमें शामिल। आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं है, ओकाजाकी सेगमेंट की जरूरत यहां पर नहीं है। ओकाजाकी सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा था रेप्लिकेशन वाले केस में। कह रहा है कि 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स यहां पर अपना रोल प्ले करते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है। डाइवेलेंट मेटल आयन Mg2+ जो है वो कोफैक्टर के रूप में काम कर रहा होता है, तो बिल्कुल ये भी अपना काम कर रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 5 एंड 6 जो है ये भी है। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और 5 और 6 ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन में इन गिवन लिस्ट, इस लिस्ट में से ये 4 जो है वो हमें दिख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इसको हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमसे ऑप्शन में क्या पूछा गया है। तो ट्रांसक्रिप्शन में ये है 1, 2, 5 और 6। पहला ऑप्शन कहता है कि 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2 तो सही है, लेकिन 3, 4 के वजह से ये गलत हो जाएगा। 1, 2 सही है, 3, 5 और 6 तो 3 तो नहीं होगा। 3 ऑप्शन नंबर 3 क्या था? तो आरएनए प्राइमर्स तो नहीं, आरएनए प्राइमर्स तो नहीं होगा, तो 3 के कारण ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 1, 2, 5 एंड 6। ओके, तो 1, 2, 5 एंड 6 ये हमारा ऑप्शन कुछ सही दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं बनता है यहां पे, तो ऑप्शन सी को ऐसे हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये 4 जो है ये मिलकर के क्या कर रहे थे? ट्रांसक्रिप्शन में अपना योगदान दे रहे थे। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमने किया अपने इस केस बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ हमारा जेनेटिक्स का ये पार्ट कंप्लीट होता है। और जेनेटिक्स के इस पार्ट में हमने देखा शुरू से कि किस तरीके से एक बच्चा अपने मां बाप जैसा ही क्यों दिखता है, क्या होता है डीएनए, क्या होती है आरएनए, क्या है इनका फंक्शन, किसमें कौन है एज ए जेनेटिक मटेरियल, किसने किया था खोज कि कि सबसे पहले किसने बताया कि कौन है जेनेटिक मटेरियल, किसने दिया ये मॉडल कि डीएनए एज ए जेनेटिक डीएनए का ये डबल हेलिक्स मॉडल है। तो इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया, इसके माइंड मैप से लेकर केस बेस तक सब कुछ देखा, पढ़ा, जाना, समझा। आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं, सब कुछ फ्री है मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन दिया जाता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या फिर हो सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड्स हो या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी ओलंपियाड, सीयूईटी या फिर स्पोकन इंग्लिश, सब कुछ आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए, देखिए वीडियोस को, पढ़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एग्जामिनेशन में रॉक करिए। इसके लिए आपको आना होगा मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको यहां पर वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहां पर आना है, आपको अपने क्लास को सेलेक्ट करना है, अपने सब्जेक्ट पे जाना है, उसके बाद चैप्टर को चुन करके उस चैप्टर की जिस भी लेक्चर में आपको डाउट है, जो भी आपको देखना है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और इसी के साथ अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अपने कैरियर को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।